नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम की सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 तक कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू बारडोली एजिटेशन 1928। बारडोली सत्याग्रह 1928 के बारे में विचार करना है। नंबर 1, इट वाज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। पहला पॉइंट है कि इसे महात्मा गांधी की लीडरशिप में लॉन्च किया गया था। दूसरा, अंडर इट दोज हु पेड टैक्सेस एंड वर सपोर्टिव टू द ब्रिटिश वर सोशली बाइकॉटेड, यानी कि जो टैक्स दे रहे थे या अंग्रेजों के लिए सपोर्ट कर रहे थे उन सबको सोशली बाइकॉट किया गया था। तीसरा पॉइंट, Gandhi before the follow-up of civil disobedience movement traveled throughout India to prepare youth and organize constructive works online with Bardoli agitation. गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद पूरे देश में भ्रमण किया, यूथ को ऑर्गेनाइज किया कि वो कंस्ट्रक्टिव वर्क्स करें बारडोली एजिटेशन की तरह। ठीक है, देखिए पहला है कि जो बारडोली सत्याग्रह है वो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो ये फैक्ट तो सही नहीं है, क्योंकि बारडोली सत्याग्रह 1928 का जो मूवमेंट था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में हुआ था, न कि गांधी जी के। ठीक है, और ये था कि अनजस्ट राइजिंग ऑफ टैक्सेस जो किया था, जो करों को बढ़ा दिया गया था गैर वाजिब तरीके से, उसके कारण ये किया गया था। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है जिसमें हम गांधी को पा रहे हैं, इनकी जगह पटेल जी होना चाहिए था, सरदार पटेल होना चाहिए था। दूसरा स्टेटमेंट, जो ब्रिटिश सपोर्टर्स है या जो ब्रिटिशर्स को टैक्स दे रहे हैं उनको सोशली बाइकआउट किया जा रहा था, ये बात सही है। और एक्चुअली इस बारडोली सत्याग्रह में किसानों से कहा जा रहा था कि वो भगवान के नाम पर शपथ ले और कि वो कभी टैक्स पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो भी ब्रिटिश सपोर्टर होंगे या टैक्स पे करेंगे उनका ये बाइकआउट करेंगे। ठीक है, गांधी जी ने पूरे देश की यात्रा की थी पॉलिटिकल डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन के लिए 1929 के दौरान, और उसमें उन्होंने यूथ को रीऑर्गेनाइज किया था कि वो कंस्ट्रक्टिव वर्क्स करें विलेजेस में और स्पेसिफिक ग्रीवांसेस को एड्रेस करें, जैसा कि बारडोली सत्याग्रह में हो रहा है। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट तो सही है। गांधी जी ने, आप चाहे तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, 1929 में पूरे देश का भ्रमण किया था। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो आप सी लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Consider the following statement with reference to Irwin's declaration. लॉर्ड इरविन के डिक्लेरेशन के बारे में है, उनकी घोषणा के बारे में है। नंबर 1, the purpose behind the declaration was to restore the faith in the ultimate purpose of British policy. इस डिक्लेरेशन, इस घोषणा का उद्देश्य यह था कि जो अंग्रेजों के अंग्रेजी नीति है, जो अंग्रेजी सरकार की नीति है, उसमें लोगों की फेथ को रीजनरेट करना, यही इनका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, according to the declaration, the natural issue of India's constitutional progress as they contemplated in the attainment of dominion status. ठीक है, इस डिक्लेरेशन के अंतर्गत इन्होंने ये माना था कि डोमिनियन स्टेटस, यानी कि एक स्वायत्त तरीके का राज्य की जो स्थापना का उद्देश्य है, वही इनका अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है और दूसरा भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आप चूंकि ये डिक्लेरेशन था ना, इसमें उन्होंने बोला था कि अटेनमेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस को इन्होंने नेचुरल इशू कंसीडर किया था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट सही हैं, तो इसमें आप सी लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिल्ली मैनिफेस्टो November 2, 1929, which was released before first roundtable conference as a condition to attain it. पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले 2 नवंबर 1929 को दिल्ली मैनिफेस्टो घोषित किया गया था,
उसके बारे में है। नंबर 1, it put forward the basic principle of dominion status should be immediately accepted. इसमें ये कहा गया कि जो डोमिनियन स्टेटस की हमारी नेचुरल मांग है उसको तुरंत स्वीकार किया जाए। नंबर 2, कांग्रेस शुड हैव मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इन एट द कॉन्फ्रेंस, और इस सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत हो रिप्रेजेंटेशन के मामले में। When Gandhi met with Irwin after the bomb attack on him, he asked for assurance of dominion status. He outrightly rejected it. ठीक है, गांधी जी जब इरविन से मिले, जब उन पर बम अटैक हो चुका था, उसके बाद उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की अश्योरेंस मांगा, जिसको इरविन ने सीधे सीधे मना कर दिया। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट टू पुट फॉरवर्ड बेसिक, हाँ डोमिनियन स्टेटस मांगने की बात बिल्कुल सही है, और ये कहा गया था इसको तुरंत एक्सेप्ट किया जाए। ये भी कहा गया था कि कांग्रेस की मेजॉरिटी होनी चाहिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और तीसरा, गांधी जी ने ये मांग इरविन के सामने रखी थी, लेकिन उन्होंने इसको साफ साफ मना कर दिया था। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसलिए इसमें 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। Consider the following statements. After Lahore 1929, Purna Swaraj was declared as goal and tricolor flag was hosted on the bank of Jhelum by Jawaharlal Nehru. The meaning of Swaraj was not been defined. ठीक है, 1929 का लाहौर सेशन की बात हो रही है ना। लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 लाहौर का सेशन, उसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, तो पूर्ण स्वराज डिक्लेयर हुआ था और ट्राई कलर फ्लैग जो है होस्ट किया गया था रिवर झेलम के किनारे बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है, क्योंकि ये रिवर झेलम नहीं थी, ये रिवर रावी थी, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। ठीक है, एंड द मीनिंग ऑफ स्वराज वाज नॉट डिफाइंड, ये बात सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, तो आप इसमें बी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सॉल्ट लॉ डिसओबीडियंस। जो नमक कानून का विरोध हुआ था उसके बारे में। नंबर 1, आफ्टर गांधीज अरेस्ट, कांग्रेस वर्किंग कमेटी सैंक्शनड नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन परमानेंट सेटलमेंट एरियाज। गांधी जी के अरेस्ट के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्र थे, वहां पर रेवेन्यू यानी राजस्व पेमेंट से मना कर दिया था। नंबर 2, गुजरात वाज अंडर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। गुजरात जो है वो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो देखिए जब गांधी जी अरेस्ट होते हैं उसके बाद सॉल्ट लॉ के वाले मामले में, तो उसके बाद कहा गया था कि सीडब्ल्यूसी ने जो प्रपोजल पास किया था उसमें कहा गया था कि नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू तो किया जाएगा, लेकिन ये परमानेंट सेटलमेंट वाले एरिया की बात नहीं कही थी उन्होंने कहा था रैयतवाड़ी वाले में, रैयतवाड़ी सिस्टम जहां पर लागू है वहां पर नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू होगा। ठीक है, ना ही चौकीदारी टैक्स दिया जाएगा, जहां पर जमींदारी एरिया है वहां पर चौकीदारी टैक्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और सेंट्रल प्रोविंसेस में फॉरेस्ट लॉ का वायलेशन किया जाएगा। ठीक है, गुजरात जो है वो परमानेंट सेटलमेंट के एरिया में नहीं आ रहा है। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बंगाल, बिहार और मद्रास के साउथ डिस्ट्रिक्ट और वाराणसी में लागू था। 4 जगहों के नाम याद रखिएगा, बंगाल, बिहार, साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास एंड वाराणसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका गुजरात है, यहाँ पर रैयतवाड़ी सिस्टम है, ना कि जमींदारी सिस्टम, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, सॉरी। ठीक है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है और ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपसे पूछ रहा है व्हिच वन इज करेक्ट, तो आप बताइए डी, नाइदर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सॉल्ट लॉ डिसओबीडियंस। ठीक है, नमक कानून जो तोड़ा गया उसके संबंध में। नंबर 1, द वायलेशन ऑफ द लॉ
was seen as a symbol of not to live with British rule. इस कानून को तोड़ने का मतलब था, ये प्रतीक था कि अब हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं रहेंगे. नंबर 2, although Gandhi asked to keep the movement non-violent, but there was a violent eruption of masses and violent repression by the police in Tamil Nadu. यद्यपि गांधी जी ने कहा था कि इसको अहिंसा वाला मूवमेंट रखना है, लेकिन तमिलनाडु में वायलेंस हुआ और उसको पुलिस ने दबाया भी. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है. ब्रिटिश जो सॉल्ट लॉ था उसको तोड़ने का जो बेसिक उद्देश्य था, उससे ये दिखाना था कि अब हम ब्रिटिश कानूनों के अंतर्गत नहीं रहना चाहते. और जब गांधी जी ने मूवमेंट को गांधी जी तो अपने सारे मूवमेंट नॉन वायलेंट रख रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में इसको लेकर के हिंसात्मक आंदोलन भी हुए थे 1930 में. ठीक है, अप्रैल 1930 में एक्चुअली ऐसा हुआ था कि सी राजगोपालाचारी ने एक मार्च ऑर्गेनाइज किया था तिरुचिरापल्ली से. ठीक है, तो उसमें जो है कई जगहों पर वायलेंस की घटनाएं देखी गई थी. ठीक है, यद्यपि जो आपके सी राजगोपालाचारी हैं वो मूवमेंट को नॉन वायलेंट रखना चाहते थे, लेकिन मास जो है, जो लोग हैं, वो वायलेंट हो गए थे. ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ही सही है, तो आप इसमें सी लगाइए. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. ड्यूरिंग सॉल्ट मार्चेस Sivirams in Andhra Pradesh was quite famous as they were related to. नमक आंदोलन के दौरान, नमक के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सिविराम जो है आंध्र प्रदेश में बहुत ही फेमस थे. वो किस चीज से रिलेटेड थे? ठीक है, तो सिविराम जो थे वो कम्युनिस्ट के ग्रुप हुआ करते थे. ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश के जो रीजन था वहां पर बेसिकली वेस्ट गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर क्षेत्र में वहां पर कुछ कम्युनिस्ट लोगों के ग्रुप थे जिनको सिविराम्स कहा जाता था, जिन्होंने साल्ट सत्याग्रह के दौरान अपना हेडक्वार्टर वहां पर एस्टैब्लिश किया था. ठीक है, तो और ये थोड़े से एक तरीके से विद्रोही प्रकृति के लोग भी थे, मिलिट्री स्टाइल कैंपिंग भी करते थे. तो इसमें आपको दोनों में से लगाना है, तो मिलिट्री स्टाइल कैंप लगाएंगे. ठीक है, यानी कि 22 का डी लगाएंगे, सॉरी 7 का डी लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8. Consider the following statement. During civil disobedience movement in Jharkhand area, it was observed that the whole, while most big zamindars remained loyal to the government, small landowners and bidder of tenants participated in the movement. Badshah Khan's red shirt or Khudai Khidmatgars movement was committed to the Khilafat movement and lost its relevance after abolition of Khalifa system in Turkey. ठीक है, तो पहला जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है झारखंड एरिया में, वहां पर बिग जमींदार तो अंग्रेजों के लिए लॉयल रहे, लेकिन बाकी छोटे मोटे जो थे वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए. ये फैक्ट तो सही है. दूसरा, जो बादशाह खान का था, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, खुदाई खिदमतकार मूवमेंट, ठीक है, वो जो था रेड शर्ट मूवमेंट भी इसको कहते हैं. ठीक है ना, ये बेसिकली खलीफा और खिलाफत के लिए नहीं था, ये वहाँ के सोशल पॉलिटिकल चेंजेस के लिए था. ठीक है ना, जैसे सोशल रिफॉर्म हो, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो या पठानों में, ये सारी चीज़ों की उनकी डिमांड थी. और वो रेड शर्ट पहनते थे, इसलिए इसको रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा जाता था. तो इसमें दूसरा तो गलत है, लेकिन पहला सही है, तो आप इसमें ए लगाइए, 1 ओनली. क्वेश्चन नंबर 9. The Carley Circular is associated with Quit India movement, non-cooperation movement, स्वदेशी movement और civil disobedience movement. ठीक है, तो ये सर्कुलर जो है ये 22 अक्टूबर 1905 में आया था. ठीक है, और ये वो दौर है जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, और उसमें ये कहा गया था इस सर्कुलर में कि यदि कोई कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं मानता और स्टूडेंट जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिस्टम छोड़ते हैं, तब
सरकार उस इंस्टीट्यूट को कोई भी मदद उपलब्ध नहीं कराएगी। तो ये बेसिकली रिलेटेड है स्वदेशी मूवमेंट से, तो इसमें स्वदेशी मूवमेंट पर टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू impact of salt agitation. Salt agitation, number 1, the import of foreign clothes and other items fell. सॉल्ट विरोध या नमक आंदोलन के बाद क्या प्रभाव हुए? नंबर 1, विदेशी कपड़ों का आयात बहुत कम हो गया। नंबर 2, गवर्नमेंट सफर्ड अ लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम लिकर, एक्साइज एंड लैंड रेवेन्यू। सरकार ने लिकर, एक्साइज और लैंड रेवेन्यू यानी कि उत्पादन शुल्क, भू राजस्व और शराब, इससे जो है होने वाली इनकम में बहुत सारा लॉस झेला। ठीक है, नमक सत्याग्रह के कारण लोगों ने सब चीजें खरीदी नहीं, जो लैंड का रेवेन्यू था वो पेमेंट नहीं किया, तो इससे सरकार की इनकम का बहुत लॉस हुआ। और पहला ये था कि जो विदेशों से कपड़े मंगाए जा रहे थे उनमें कमी आई। तो इसमें दोनों सही है, तो आप सी लगाइए। तो ये आज के 10 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे अभी हम लोग इसी चैप्टर में रहेंगे और इस चैप्टर में अभी 20 और क्वेश्चन है, तो हम लोग आगे कल इसी चैप्टर में क्वेश्चंस को करेंगे। आपको फ्रेश चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसी चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर धन्यवाद। अगर कोई भी प्रश्न है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। आपको पता है कि आपके पास हमारा नंबर है, व्हाट्सएप है, और आप यहाँ पर कमेंट करके भी इसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पर्याप्त है। थैंक यू सो मच।